हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद SHK। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है, फ्रोजन शोल्डर है क्या और इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर, शुगर के, ज़ियाबतीज के मरीजों के अंदर। अब यहाँ पे पहला सवाल तो ये आता है कि हमारा जो फ्रोजन शोल्डर है वो क्या है। फ्रोजन शोल्डर को जो आम लफ्जों में अगर हम सिंपल वर्ड्स के अंदर समझना चाहें तो ये इसको कहेंगे हम शोल्डर या कंधे का जम जाना। मतलब ये है कि अगर आपकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है, आप जो हरकत है शोल्डर ज्वाइंट पे, कंधे के ज्वाइंट पे वो नहीं कर पा रहे, आप ऊपर कंधा नहीं लेके जा सक रहे, अपनी जो बाजू है वो ऊपर नहीं लेके जा सक रहे, या जो है अपनी बाजू सामने नहीं लेके आ सक रहे, या जो है आपको नहाते वक्त या जो है कपड़े पहनते वक्त दर्द महसूस होता है और जो आपकी रेंज ऑफ मोशन है वो रिस्ट्रिक्ट है, आपकी जो हरकत है वो कम हो चुकी है ज्वाइंट के ऊपर, शोल्डर कंधे के ज्वाइंट के ऊपर, या फिर जो है आपका कंधा जो है स्टिफ हुआ हुआ है। अब इसमें तीन चीजें होंगी शोल्डर ज्वाइंट के ऊपर, कंधा का जो ज्वाइंट है उसके ऊपर तीन चीजें होंगी। एक तो रिस्ट्रिक्शन होगी, हरकत नहीं हो पाएगी, दूसरे नंबर पे पेन होगा, तीसरे नंबर पे जो है हमें स्टिफनेस महसूस होगी। अब यहाँ पे हम शोल्डर ज्वाइंट के जो हम फ्रोजन शोल्डर कह रहे हैं इसको समझ लेते हैं कि पहले ये फ्रोजन शोल्डर है क्या। फ्रोजन शोल्डर जो है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेनेशन ज्यादा हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। एडहेसिव क्या है, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस क्या है। एडहेसिव का मतलब होता है चिपचिपा, कैप्सुलाइटिस मतलब कैप्सूल। आपका जो शोल्डर ज्वाइंट होता है वो कुछ इस तरह का होता है, एक सॉकेट होता है और जो हमारे जो ये बाजू की हड्डी है इसे हम कहते हैं ह्यूमरस। जो ह्यूमरस का जो अपर एंड होता है वो बॉल की तरह का होता है इस तरह से, और ये जो इसका शोल्डर का जो सॉकेट होता है वो इस तरह से होता है। तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बना होता है, तो ये इस तरह से मूव करता है, ये अप जाता है, डाउन जाता है, आगे की तरफ मूव करता है, पीछे की तरफ मूव करता है, रोटेट करता है, तो ये इस तरह से। अब जो इसका ये वाला हिस्सा है सॉकेट है, इसके अंदर एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है। अब ये कैप्सूल, जब इस कैप्सूल की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसे हम कहते हैं कैप्सुलाइटिस। अब ये इन्फ्लेमेशन की वजह से जब कैप्सूल चिपचिपा हो जाता है तो मूवमेंट क्या होती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इन्फ्लेमेशन हो चुकी है कैप्सूल की और जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, चिपचिपा जो है ये हो चुका है। अब उसकी वजह से क्या है, मूवमेंट ऊपर नहीं ज्यादा जा सक रहा, नीचे नहीं आ सक रहा, या जो किसी भी डायरेक्शन में जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। पेन भी हो रहा है इन्फ्लेमेशन की वजह से, ज्वाइंट जो है स्टिफ भी हो चुका है, इसे हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। अब हम आ जाते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस क्यों ज्यादा हैं और कितने हैं। डायबिटीज के, शुगर के मरीजों के अंदर जो कंधे होते हैं वो जम जाते हैं, मूवमेंट नहीं होती, पेन होना शुरू होता है अक्सर उनको। इसकी जो रेशियो है वो 20% है। 20% जो लोग हैं उनके अंदर ये एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या शोल्डर ज्वाइंट का जो फ्रोजन होना है वो मिलता है हमें 20% लोगों के अंदर। अब ये क्यों होता है, इस चीज को देख लेते हैं। ये इस वजह से होता है जब हमारी ब्लड के अंदर हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है शुगर की वजह से, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर, ब्लड के थ्रू आपकी हर एक बॉडी टिश्यू को जाता है और वहां पे उसको अफेक्ट करता है। जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि ये इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं या सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, उसको क्या अफेक्ट, हमारी जो बॉडी को जो हाई ग्लूकोज लेवल है वो कैसे अफेक्ट करता है। अब इसी तरह से जब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है हाई होने की वजह से जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर फ्लो करता हुआ आपके जब शोल्डर ज्वाइंट, अपर शोल्डर पे जाता है, क्योंकि जो ये ज्वाइंट है इसके ऊपर मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, इस पे वर्क ज्यादा हो रहा है, वो इस तरह से वर्क ज्यादा हो रहा है कि आप बैठे हैं, आप खड़े हैं, आप सोए हुए हैं, ये जो शोल्डर ज्वाइंट है इसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है इस वजह से, क्योंकि ये जो शोल्डर ज्वाइंट है ये हवा में है। ये जो हमारी बाजू होती है ये हर टाइम हवा में होती है, आप खड़े हैं, आप बैठे हैं, तो इसको होल्ड करके जो रख रहे हैं मसल्स या जो इसके साथ जो ज्वाइंट है उसके ज्वाइंट के जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स हैं या फिर जो कोलाजन है वो उसको होल्ड करके रख रहा है, तो उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो ग्लूकोज जो है, हमारा जो कोलाजन होता है जो कि एक तरह का जो है कनेक्टिव टिश्यू है हमारे मसल्स के अंदर, टेंडन्स के अंदर, लिगामेंट्स के अंदर, ये उस कोलाजन को जाके डिस्टर्ब करता है, उसकी इलास्टिसिटी को डिस्टर्ब करता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो कोलाजन होता है, कोलाजन फाइबर्स होते हैं आपके मसल्स के, टेंडन्स के, वो ग्लूड अप होना शुरू होते हैं, वो ग्लू की तरह जो है कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, उनके अंदर जो है चिपचिपापन आना शुरू होता है, जिसकी वजह से क्या होता है मूवमेंट के अंदर रिस्ट्रिक्शन आना शुरू होती है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो कैप्सूल है शोल्डर ज्वाइंट का
वहां पे क्या होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि हमारे पास मूवमेंट के लिए आसानी पैदा कर रहा होता है। हमारी जो मूवमेंट होती है उसको हम जब मूवमेंट करते हैं तो हमारी जो मूवमेंट है बड़ी सॉफ्ट होती है, ठीक है, हमें रिस्ट्रिक्शन फील नहीं होती, वो उस फ्लूइड की वजह से होती है। अब यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये जो फ्लूइड है ये बहुत थिन है और ये जो है बिल्कुल इस तरह से जैसे ऑयल होते हैं, आपको जिस तरह से ये आपको मूवमेंट के अंदर स्लाइड प्रोवाइड करता है, आपको मूवमेंट के जो है सॉफ्ट करता है, आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं होने देता। अब अगर इस कैप्सूल के ऊपर जो फ्लूइड की लेयर है, अब वहां पे जो है मूवमेंट करवानी है उसने, अगर उस फ्लूइड की लेयर के अंदर ये क्रिस्टल्स, ग्लूकोज के क्रिस्टल्स आकर डेपोजिट होना शुरू हो जाए, जमा होना शुरू हो जाए, तो वो जो फ्लूइड है जो थिन था और जो है आपको स्लाइड या ग्लाइड प्रोवाइड कर रहा था, वो अब क्या होना शुरू हो जाएगा, वो चिपचिपा होना शुरू हो जाएगा, या उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे शहद होता है वो इस तरह से फ्लूइड होना शुरू हो जाएगा क्रिस्टल्स की वजह से। अब क्या होगा, वो जब मूवमेंट होगी तो उसको रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, आपकी मूवमेंट होने लगी तो आपकी मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट होगी, ठीक है। अब जब मूवमेंट बार बार रिस्ट्रिक्ट होगी क्योंकि वो चिपचिपा है, आप मूवमेंट करने लगेंगे तो वो थोड़ा सा चिपकेगा फिर चिपकेगा, जिस तरह से एक चिपचिपा माता होता है, जिस तरह से गम होती है, ग्लू होती है, वो उस तरह से बन जाएगा। जब आप मूवमेंट करेंगे तो वो रिस्ट्रिक्शन होगी, बार बार हल्की हल्की रिस्ट्रिक्शन। अब बार बार जब रिस्ट्रिक्शन हो रही है, मूवमेंट हो रही है ज्वाइंट के ऊपर, तो ज्वाइंट को मेहनत करना पड़ रही है, ज्वाइंट के ऊपर क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं कैप्सुलाइटिस। अब ये कैप्सुलाइटिस किस वजह से हुआ, इन्फ्लेमेशन किस वजह से हुई है, ना किसी और वजह से हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ एडहेजन की वजह से हुई है। ज्वाइंट के ऊपर एडहेजन बनना शुरू हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। अब ये थी इसकी कॉज। अब यहाँ पे ये आ जाता है कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो प्रिवेंशन है वो सबसे पहले तो मेन बात यही है कि आपने अपना जो ग्लूकोज लेवल है, आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड के अंदर ज्यादा हाई ना हो। आप अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो आप जो इंसुलिन है उसको टाइम पे लेंगे, और जो है अगर आप मेडिसिन पे हैं आप मेडिसिन को टाइम पे लेंगे। आप अपना जो ग्लूकोज लेवल है वो टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे और उसको हाई नहीं होने देंगे। आप अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखेंगे, आप अपने कार्ब्स का ख्याल रखेंगे, आप अपनी जो ग्लूकोज लेवल है, शुगर लेवल है, उसको चेक करते रहेंगे। आप जो अपनी डाइट में शुगर नहीं लेंगे। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि आप अपनी ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज को हाई ही नहीं होने देंगे तो आपके जो है चांसेस कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो कभी अप डाउन होता रहता है, जिसकी वजह से उनको जो है पेन स्टार्ट हो जाता है। अब ये पेन जो है इसकी कॉज हमने देख ली। अब इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर अगर हो रहा है किसी पेशेंट को, प्रिवेंट इस तरह से किया जा सकता है, आप इसको ना होने दें। मतलब ये है कि इसको ना होने दें। ये नेक्स्ट स्टेप है कि अगर पेन स्टार्ट हो गया है तो हम उसको कैसे रिलीव करेंगे, एक नेक्स्ट स्टेप है। इसके लिए हम जो है अलग वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये हैं कि आपने जो है सिंपल सी रेंज ऑफ मोशन करनी है हर डायरेक्शन के ऊपर, शोल्डर जॉइंट के ऊपर। आप अप लेकर जाएंगे 10 रेपिटेशन, 12 रेपिटेशन अप लेकर जाएंगे, उसके बाद नीचे लेकर आएंगे इस तरह से। उसके बाद जो है आप रोटेशन करेंगे। रोटेशन कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप इसको शोल्डर के जॉइंट के ऊपर अपने बाजू को इस साइड इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद जो है आप इसको इनवर्ड लेकर आएंगे और 10-12 रेपिटेशन यहाँ से यहाँ तक करेंगे, या यहाँ से वापस यहाँ तक, और फिर जो है आप इसको बाहर लेके जाएंगे। इस तरीके से भी जो है आपने ये रोटेशन पूरी करनी, क्योंकि आप जब नहाते हैं या जब आप कपड़े पहनते हैं तब आपको ये रोटेशन जो है बहुत जरूरी होती है उसके लिए। तो आप जो है अपनी जो मूवमेंट है उसको पूरा रखेंगे। आप ये देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि आपकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट तो नहीं हो रही। तीसरे नंबर पे बात ये है कि आप अपना जो पोस्चर है उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब जो पोस्चर है वो हम जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं, जो बेड बाउंड पेशेंट्स हैं, जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, उनके अंदर तो सेट नहीं करवा सकते। बहुत मुश्किल हो जाता है सेट करवाना, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है बेड के ऊपर हैं। फिर उनका जो वो खुद से भी जो है अपना जो पोस्चर है वो ठीक नहीं कर सकते। अब उनके जो बेड के ऊपर होने की वजह से उनका जो शोल्डर होते हैं वो ड्रॉप होना शुरू होते हैं, उनके जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू होते हैं, वो रिलैक्सेशन के अंदर होते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो जिसकी वजह से उनका जो शोल्डर होता है वो ड्रॉप होना शुरू होता है। जब शोल्डर ड्रॉप होता है और कंधे जो है आगे आते हैं, तब इस जो ज्वाइंट है उसके ऊपर जो है स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस आने की वजह से जो पेन और स्टिफनेस ज्यादा होने के चांसेस हैं, फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और दूसरा यहाँ पे ये भी है कि पेशेंट जो है बेड रिडन है, पेशेंट की जो ज्वाइंट है उसके ऊपर मूवमेंट भी नहीं हो रही। और अगर आप बेड पे हैं और आप जो है फ्रोजन शोल्डर से बचना चाहते हैं, तो आप एटलीस्ट जो है अपना पोस्चर अगर सही नहीं भी कर सकते, जो कि पोस्चर हमारा करेक्ट पोस्चर ये होना चाहिए कि हमारे कंधे हैं वो पीछे की तरफ होने चाहिए, इस तरीके से, ना कि इस तरीके से होने चाहिए। अगर आप इसको चेक भी करना चाहें तो आप जो है अपनी दीवार के साथ पीछे लग जाएं, किसी भी वॉल के साथ लगने के बाद आप ये देखें कि आपके जो कंधे हैं वो दोनों जो है दीवार के साथ लग रहे हैं या नहीं।
अगर वो लग रहे हैं तो दैट्स गुड, अगर नहीं तो आपको जो है एक्सरसाइज की ज़रूरत है। आपको जो है अपने जो पेक्ट है, जो आपको चेस्ट है, आपके जो चेस्ट के मसल्स हैं उनको रिलैक्स करवाना है, और जो आपके बैक के मसल्स हैं, अपर बैक के मसल्स हैं, उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट करवाना है या उनको जो है स्ट्रेंथन करना है। और लास्ट में ये है कि अगर पेशेंट जो है हमारा बेड रिडन नहीं भी है, एक तो पेशेंट बेड रिडन है, अगर बेड रिडन नहीं भी है तो उसको क्या है कि अपना जो स्लीपिंग पैटर्न है वो चेंज करना है। उसको जो स्लीप है वो जो है अच्छे तरीके से करनी है, और जो है उसके शोल्डर के ऊपर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। आपका जो स्लीप पैटर्न है साइड पोस्चर के अंदर आप ज़्यादा ना सोएं, या आप ये कर सकते हैं कि आप सोते वक्त अगर आप साइड लाइन में सोना चाहते हैं, मतलब साइड पे सोना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप जो है एक जो अपना तकिया होगा वो अपने सर के नीचे रखेंगे जैसे रखते हैं, और दूसरा जो होगा वो आप अपने यहाँ रखेंगे इस जगह पे, ठीक है, और अपना जो शोल्डर ज्वाइंट है उसको उस तकिए के ऊपर रखेंगे ताकि जो है इसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा ना आए। ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।